My screen is visible to everyone? Yes, sir, it is visible. Okay, आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर प्रभाकांत पाठक साहब का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आज का जो विषय है मेरा हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स न्यू विस्टास इन एग्रीप्रेन्योरशिप। अभी ये जो दो नाम है ये सारी दुनिया में बहुत प्रचलित हैं और इसको सारे विश्व में लोग एक अपकमिंग सनराइज इंडस्ट्री के नाम पे देख रहे हैं। तो हम लोग इसी दिशा में कुछ आज के डिस्कशन में बात करेंगे। और उसके पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी कंपनी का देता हूँ। प्रवीण शर्मा इज माय नेम व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। दिस इज अ ब्रीफ कैरियर समरी वेयर वी हैव मैनेज लार्ज स्केल कमर्शियल फार्म्स। Also I worked as a scientist at IRI Water Technology Center. I was assistant professor also in Agriculture Engineering College in Junagadh, and since 1989 I am into corporate sector where I was working in different capacities. In 1997 we started this firm called Flora Consult, and the target of this objectives were to set up projects on turnkey basis, and they were all supposed to be export oriented projects. And we started with one of the first hydroponic project for export oriented fresh flowers from India in 1999 near Pune. And since then we are setting up projects in different part of the world. उसमें अफ्रीका भी है, मिडिल ईस्ट भी है और इंडिया में भी पिछले 15 सालों में जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हैं वो हमारी कंपनी ने ही एस्टेब्लिश किए हैं। ये एक प्रोजेक्ट है अफ्रीका में जो 35 हेक्टेयर्स का है और ये भी पूरा हाइड्रोपोनिक्स में है। और ये जो अफ्रीका में हमने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए हैं इनको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी काफ़ी मिले हैं। दे रिसीव्ड द डच फ्लावर अवार्ड इन हॉलैंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे ग्रीन हाउस हैं और जहाँ पे मेरा माउस है जो आपको दिखाई दे रहा है 4-5 टैंक हैं। इसमें 2 टैंक जो है रिसाइकलिंग वाटर के हैं। यहाँ सबस्ट्रेट मीडिया में कल्टीवेशन होता है गुलाब का और यहाँ से गुलाब विश्व के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड की लीडिंग सुपरमार्केट चेन है सैन्सबरीज यूके, दे हैड गिवन देम एज अ बेस्ट ग्रोवर अवार्ड। वैसे ये 37 हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट है, ये भी सबस्ट्रेट कल्टीवेशन में है और यहाँ पे परलाइट मीडिया का यूज होता है, कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर एज ए सबस्ट्रेट। और यहाँ से भी एक्सपोर्ट सारे विश्व में होता है। ये प्रोजेक्ट अफ्रीका में और इसी प्रोजेक्ट को डच फ्लावर अवार्ड मिला था 2012 में। ये इंडिया का एक हॉरिजॉन फ्लोरा इंडिया लिमिटेड, ये भी सबस्ट्रेट कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। और मेन सब्जेक्ट आज हमारा ये है कि एग्रीकल्चर क्रॉप में हम कौन सी चीज़ें हाइड्रोपोनिक्स में करना चाहिए। तो हम उसको जो डिवाइड करेंगे तो एक तो फील्ड क्रॉप्स हो गई, सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, ये सब फील्ड क्रॉप हैं। तो इसमें ओपन फील्ड क्रॉप में हम हाइड्रोपोनिक को रिकमेंड नहीं करते हैं। ऑर्चर्ड्स जो कि बड़े पेड़ होते हैं वो भी हम इसमें हम प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन फ्लावर्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन्स एंड सॉफ्ट बेरीज ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होने के कारण इनका प्रोडक्शन हम इसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोपोनिक में कर सकते हैं। अब हम पहले फ्लोरिकल्चर को लेंगे। फ्लोरिकल्चर मीन्स इसमें क्या क्या आता है। तो आप अगर वर्ल्ड मार्केट देखेंगे तो फ्लोरिकल्चर में जो बिगेस्ट कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट है वो है गुलाब, और जो करीब 60% वर्ल्ड मार्केट सिर्फ गुलाब के फूल का ही होता है। और उसके बाद फिर क्रिसैंथेमम, ट्यूलिप, लिली, जरबेरा ये सब प्रोडक्ट आते हैं। कंजप्शन पैटर्न आप वर्ल्ड में देखेंगे तो जर्मनी, यूके, जापान ये सबसे बड़े हैं और यूएस भी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इटली, फ्रांस, इन सभी देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग वर्ल्ड इन दोनों का भी डिवाइड इस तरह से हो गया है कि यूरोप में और यूएस में विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और यूरोप में तो उस समय स्नोफॉल होता रहता है और सब जीरो टेम्परेचर जाता है, सनलाइट बहुत कम होती है और उसी समय न्यू ईयर, क्रिसमस,
वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, इस तरह से बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं और फूलों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्रोडक्शन वहाँ बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती है। उनको ग्रीन है, उसमें आर्टिफिशियल लाइट देना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें इंजेक्शन करना पड़ता है, इस तरह से, और लेबर भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए अफ्रीका, इंडिया और डेवलपिंग वर्ल्ड ने इस इंडस्ट्री को आत्मसात किया है और एक्सपोर्ट की ये इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी है। ये अगर आप ग्लोबल मैप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा साउथ अमेरिका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जो कि मेनली नॉर्थ अमेरिका को फूल एक्सपोर्ट करता है। साउथ अमेरिका से यूरोप, ईस्ट यूरोप में स्पेशली काफ़ी फूल जाते हैं। दूसरा ईस्ट अफ्रीका है जो कि केनिया, युगांडा, तंजानिया, इथियोपिया, ये 4-5 देश हैं। यहाँ से मैक्सिमम एक्सपोर्ट यूरोप का होता है, लेकिन ये भी ऑस्ट्रेलिया और जापान को समय समय पर एक्सपोर्ट करते हैं। और फिर इंडिया है जो कि बहुत अच्छा लोकेटेड है, लेकिन हमारे यहाँ क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं एज कम्पेयर टू दिस कंट्रीज। फिर भी हमारे यहाँ से सितंबर से लेकर मार्च तक काफ़ी एक्सपोर्ट होता है और वो सब एक्सपोर्ट जनरली यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को काफ़ी होता है। इवन मलेशिया, सिंगापुर को भी एक्सपोर्ट काफ़ी हमारे यहाँ से होता है। आप अगर वीकली मार्केट देखेंगे तो लेफ्ट में जो लिखा है 0 से लेकर तो 50 तक, वो यूरो सेंट्स है। जो प्राइस साल भर फ्लक्चुएट होती है वो आपको दिखाई देगी कि 20 से 30 सेंट के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट होती है यूरो सेंट्स, और हाईएस्ट पीक जाता है 40-50 यूरो सेंट्स, मोस्टली वैलेंटाइन के सीजन। और बीच बीच में पीक आता है, एक मदर्स डे के समय आता है, फ्रेंडशिप डे के समय आता है, और बाद में सितंबर अक्टूबर में कुछ पीक्स आते हैं। तो ये एक ट्रेंड है जो ग्लोबल ट्रेंड हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्लोरा हॉलैंड पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा फ्लावर ऑक्शन है जहाँ पे सारे दुनिया के फूल पहुंचते हैं और वहां से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आप किसी इंडिया के फ्लावर प्रोजेक्ट का रेवेन्यू चार्ट देखेंगे, लेफ्ट में है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी भी। तो हम लोगों का जो अच्छा क्लाइमेट शुरू होता है मोस्टली सितंबर अक्टूबर से लेके तो मार्च तक रहता है, और उसी समय इंटरनेशनल डिमांड भी बहुत बढ़ती है और उसी समय डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत अच्छा होता है। आजकल तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट हर साल बढ़ते ही जा रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और हर साल अब भारत के जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर इंपोर्ट करने का भी प्रेशर है। हम लोग हर साल काफ़ी फूल इंपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की शादियाँ लेविश होते जा रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें फूलों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। ये एक टिपिकल प्राइस रेंज है अलग अलग तरह के गुलाब के वेराइटीज के, जो कि आप मिनिमम, एवरेज और हाईएस्ट प्राइस का रेंज देख सकते हैं। और ये 40 से 45 है, किसी की 11 से 16 है। इसका एक रीजन होता है, कुछ वैरायटी जो कि 11 स्टैंड में बिक रही है उनका प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होता है, और जो हाई वैल्यू में बिक रही है उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। एंड ऑफ द डे जो ग्रोअर होता है वो ये देखता है कि पर स्क्वायर मीटर रिटर्न मुझे किस वाली वैरायटी से मिल रहा है। इस तरह से करीब अभी मार्केट में 1,500 वैरायटी है, और हर एक ग्रोअर को अपने पसंद की वैरायटी सिलेक्ट करने का पहले काफ़ी स्टडी करना होती है। वर्ल्ड मार्केट करीब 9 बिलियन का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड इट इज ग्रोइंग विथ अ वेरी फास्ट पेस डिस्पाइट द कोविड एपिडेमिक। कोरोना काल में भी काफ़ी अच्छा पूरे वर्ल्ड में मार्केट ग्रो हुआ है, और ये कंटिन्यू ग्रो होने वाला है, रुकने वाला नहीं, जो अभी ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं इवन इंडियन मार्केट्स में। इंडियन मार्केट का जो आप ट्रेंड देख रहे हैं 22% CAGR है, कंबाइंड एनुअल ग्रोथ रेट, विच इज 22%। 850 से 1,000 करोड़ का कट फ्लावर की बात चल रही है, इसमें गेंदा और वो जो शेवंती उस तरह के फूल नहीं, ये कट फ्लावर जो कि रोजेस, जरबेरा, कार्नेशन, इस तरह के, ट्यूलिप, ऑर्किड्स, ये कैटेगरी के फूल, और ये कंजम्पशन बढ़ रहा है और एवरी ईयर इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अब इन सब जितने भी फ्लावर्स की लिस्ट है उसमें हम गुलाब को ही क्यों चुनते हैं, तो ये उसके कुछ कारण है। ये वर्ल्ड में हाईएस्ट रिटर्न पर स्क्वायर मीटर देने वाला प्रोडक्ट गुलाब। दूसरा, अनलाइक अदर क्रॉप्स, रोज हैज गॉट 7 इयर्स कमर्शियल लाइफ। आप अगर ग्रीन हाउस में इसको आप प्लांट करते हैं और बढ़िया रख रखाव करते हैं, अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, तो ये आपको कम से कम 7 साल तक नॉन स्टॉप कमर्शियली वायबल प्रोडक्टिविटी देता है।
जो दूसरे किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। स्पेशली जो लाइक जरबेरा हुआ, उसका 2 से 2.5 साल की उम्र होती है। कार्नेशन वो भी 2 से 2.5 साल। तो हर बार आपको बदलना होता है, और जब आप बदलते हैं तो प्लांटिंग मटेरियल की कॉस्ट एक काफ़ी बड़ी कॉस्ट होती है। और जब आप नया प्लांट लगाते हैं और उसका पहला प्रोडक्शन आने का जो समय होता है, उस समय आपका जीरो रेवेन्यू पीरियड होता है और आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस चालू रहते हैं। और गुलाब में आपने एक बार लगा दिया और आपने जब पहला प्रोडक्शन लेना शुरू किया, तो आप कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप 7 साल तक अगर केयर अच्छी की तो इवन आप 13 साल तक भी उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। ऐसा ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। पुणे एरिया में कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने 12 से 13 साल भी नॉन स्टॉप कमर्शियल प्रोडक्शन लिया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि वैलेंटाइन के सीजन में जो कि एक विंडो होती है 25 जनवरी से लेके तो 10 फरवरी तक, इस बीच में अगर आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन लेंगे तो आपको हाईएस्ट प्राइस मिलने के चांस रहते हैं। तो उस वाले समय में आपका पूरा प्रोडक्शन आए, उसकी प्लानिंग आप इस गुलाब में कर सकते हैं। उसके लिए क्रॉप को एक अलग अलग तरीके से आप मैनेज करते हैं। अंदर प्रूनिंग अलग होती है, कुछ बेंडिंग की एक्टिविटी होती है, कोई सॉफ्ट पिंचिंग की एक्टिविटी होती है। उन सब के कैलकुलेशन एक अच्छे ग्रोअर के पास होते हैं कि मैं अगर ये आज करूंगा तो मुझे आज से 45 से 50 दिन के बीच में कितने फूल आने वाले हैं। और ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके इंटरनेशनल ऑर्डर्स के कमिटमेंट आपको 2 महीने पहले से ही दे देना पड़ते हैं। तो आप बाद में एक किसान जैसी रिएक्शन नहीं दे सकते कि नहीं साहब गर्मी बहुत पड़ गई या बारिश बहुत हो गई, इसलिए मैं आपको जो आपको प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पाया। इसमें आपको हर एक चीज कैलकुलेटेड तरीके से ही डिलीवर करना होती है। इसकी वाज लाइफ सबसे बड़ा पॉजिटिव है, जो कि 7 से 15 दिन तक रहती है। आप जब हार्वेस्ट करते हैं तो आप उसको 7 से 15 दिन तक, इवन हम लोग तो सुपर मार्केट को जब मार्केट करते हैं तो उसमें 7 डेज की वाज लाइफ गारंटी भी देते हैं कि आप इस दिन से लेकर 7 दिन तक इसका फूल ताजा रहेगा। उसमें ऑफ कोर्स वी गिव सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। अब कोई ले जाके उसको कड़ी धूप में रखेगा तो मुश्किल है, लेकिन इफ दे मेंटेन इट इन रूम टेम्परेचर लास्ट फॉर दैट मच। वर्ल्ड मार्केट फॉर रोजेज स्टेबल एंड ग्रोइंग एवरी ईयर। और इंडियन मार्केट तो आपको बताया है मैंने। एवरेज रियलाइजेशन पर फ्लावर इज इंक्रीजिंग एवरी डे। अब डिमांड हमारे मेट्रो सिटीज की इंडिया में भी बढ़ती जा रही है। अभी कई समय ऐसा भी होता है कि हम लोग एक्सपोर्ट से अच्छी प्राइस इंडियन मार्केट में मिलती है, तो हम लोग फिर एक्सपोर्ट को अवॉइड करते हैं। तो और इंडियन मार्केट अभी हर साल, हर आपको छोटा शहर रांची होगा या कानपुर होगा, लखनऊ होगा या गुवाहाटी या शिलोंग, ये सब आजकल बहुत ग्रो हो रहे हैं। और इनके फूल ज़्यादातर इंडिया में 2 जो ग्रोइंग जोन है, पुणे और बेंगलोर, यहाँ से सप्लाई होते हैं। लेकिन अभी अन्य राज्यों में भी इसकी खेती बहुत अच्छी होने लगी है। अब इनकी कुछ कैटेगरी है। गुलाब कैसा होता है, 4 तरह की मेन वैरायटीज हैं। हाइब्रिड टी, जो कि 50 से 90 सेंटीमीटर के स्टेम लेंथ होते हैं और इनका प्रोडक्शन 80 से 150 फूल प्रति स्क्वायर मीटर होता है। इंटरमीडिएट ये होते हैं मीडियम स्टेम्स, जो 40 से 70 सेंटीमीटर के होते हैं और इनका प्रोडक्शन 150 से 250 फूल प्रति स्क्वायर मीटर प्रति वर्ष एनुअल प्रोडक्शन है ये। और स्वीट हार्ट, जो कि स्वीट हार्ट वैरायटी बोली जाती है, जो कि हायर प्रोडक्शन होता है, 180 से 400 फूल तक आप इसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेम लेंथ इनके छोटे होते हैं, 40 से 60 सेंटीमीटर की रेंज। और चौथा है स्प्रे, जो कि एक ही स्टेम में 5-6 तरह के अलग अलग तरह के फूल एक ही स्टेम में रहते हैं। तो इनका भी प्रचलन अभी बढ़ रहा है। इंडिया में भी इतने पॉपुलर नहीं है, पर यूरोपियन मार्केट में इनकी डिमांड अच्छी है। अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम इंक्यूबेशन सेंटर में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, तो किसी को इन्वेस्ट करना है तो कितने कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट हैं इसमें। तो सबसे पहला, इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, यानी कि आपका सब कुछ इंडिपेंडेंट रहेगा। आपका कोल्ड स्टोरेज रहेगा, पैकिंग ग्रेडिंग हॉल रहेगा, आपकी रेफ्रिजरेटेड वैन रहेगी और आपका खुद का एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल मार्केट रहेगा। तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ एंड अबव करना चाहिए। अगर आप 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जाता है आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। दूसरा है 3 करोड़ का, जो कि लोकल और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इसमें ये हो सकता है क्योंकि आपको वॉल्यूम चाहिए होता है, खास अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हो तो आपका डेली प्रोडक्शन कम से कम 500 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 25 से 1000 फूल आपका रोज निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यू सेंड इट बाय एयर,
और हवा में जो फ्रेट है, अगर आपका 500 किलो रहा तो आपको पर केजी का रेट बहुत रीजनेबल मिलता है। अगर आपने 100-150 किलो एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको डबल दाम देना पड़ता है प्रति किलो के एक्सपोर्ट में। प्लस आप अपने फार्म से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी आसपास का होगा वहाँ भेजेंगे, तो अगर आपकी गाड़ी आधी भेजेंगे तो आपको भी लोकल फ्रेट भी ज़्यादा लग जाएगी, और गाड़ी फुल कैपेसिटी का भेजेंगे तो आपको कम फ्रेट लगेगा। इसलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शुड बी 15 करोड़। और 3 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें आप ड्यूरिंग द पीक सीजन, जब वैलेंटाइन और मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, ये जो इवेंट्स आते हैं उस समय जापानीज मार्केट में वहाँ का न्यू ईयर का अच्छा समय आता है, उस समय आप फूल एक्यूमुलेट करके एक अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाकी समय लोकल मार्केट में रह सकते हैं। और तीसरा जो कि सबसे छोटा साइज है वो 65 लाख, मतलब कि आप 1 एकड़ का एक प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। उसमें आप ही को मेहनत करना है, आप एज ए एंटरप्रेन्योर उसमें एग्रीप्रेन्योर खुद काम करेंगे, साथ में 3-4 लेबर मिला के आप उस प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं। इसमें पूरा आपका लोकल मार्केट में ही मार्केटिंग होगा, क्योंकि 1 एकड़ से आप प्रतिदिन 2000 से 2500 फूल का हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 4 से 5 बॉक्स का प्रोडक्शन आप कर पाएंगे, तो बेहतर है कि आप अपने लोकल मार्केट को अच्छा डेवलप करें। अब इस तरह के प्रोजेक्ट में लगता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं? तो आपकी ज़मीन अच्छी होना चाहिए, लैंड डेवलपमेंट, लैंड लेवल्ड होना चाहिए, स्लोप जेंटल होना चाहिए, पानी आसपास अच्छा होना चाहिए, और आपके खुद के पास भी अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट का 10 गुना जो डेली रिक्वायरमेंट है आपके पास होना चाहिए। इनके सब फेलियर आपके पास पानी का स्टॉक होना चाहिए। ग्रीन हाउस, फिर आपको ग्रो सिस्टम, ना यही हमारा मेन सब्जेक्ट है आज का, हाइड्रोपोनिक्स या सॉइल वेस्ट। फिर प्लांट मटेरियल, आप जो भी प्लांट लगाने वाले हैं, गुलाबी या दूसरी जो भी प्रोडक्ट, उसको प्लांट मटेरियल लेना रहता है। प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि आप उसमें कोई बीमारी कीड़े लगते हैं उसके लिए कुछ स्प्रे की मैकेनिज्म आपको हर एक ग्रीन हाउस में रखना होती है, तो वो होना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, जहां आप प्रोडक्शन लेंगे उसके बाद उसका किस तरह से प्रोसेसिंग करेंगे, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग एंड डिस्पैच। रेफ्रिजरेटेड वैन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जनरेटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड लेबर क्वार्टर भी बड़े प्रोजेक्ट में देना पड़ते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि विच ग्रो सिस्टम टू यूज, शुड इट बी ग्रोन ऑन सॉइल और ऑन हाइड्रोपोनिक्स? We need to consider that roses are long life crops. In India, we have grown certain varieties which are as old as 12 years with commercial viability. And the soil waste for the proposed growing method plays a key role. इसका मतलब ग्रीन हाउस में अगर आपने एक गुलाब को एक बेड पे लगा दिया, वो पौधा उसी बेड पे अगले 12 साल तक रहने वाला है। तो अगर उसका सबस्ट्रेटा जहाँ पे उसकी रूट्स ग्रो हो रही है वो अगर हेल्दी और अच्छा नहीं रहा तो वो सक्सेसफुल ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी बहुत अच्छा करना पड़ता है, और जरूरत पड़ा तो उसको इम्प्रोवाइज भी करना पड़ता है। नाउ टोपोग्राफी, टाइप ऑफ सॉइल, इन्फिल्ट्रेशन रेट और नीड फॉर सबसरफेस ड्रेनेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो हमको देखना पड़ता है। इन्फिल्ट्रेशन रेट सॉइल का इसलिए देखते हैं कि जो रूट जोन है उसमें हम एज ए ग्रोअर हमारा फुल कंट्रोल चाहिए, हमें उसमें प्रॉपर एरेशन हो, उसमें हम जब चाहे जब अपना न्यूट्रिएंट का रेजिम जो रहता है फर्टिलाइजर्स का वो हम प्ले अराउंड कर सकें। जब क्रॉप लीफी स्टेज में होता है तो कुछ अलग तरह के न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, जब बड फॉर्मेशन होता है कुछ अलग देते हैं, जब वो राइप हो रहा होता है तो कुछ अलग तरह का हम लोग उसको फीड देना चाहते हैं। तो सॉइल में भी हम ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल्स हमारे हाथ में अच्छे से अच्छे रहें। और एक ही जगह पे जब प्लांट बहुत ज्यादा दिन तक रहता है तो आपने ड्रिप में देखा होगा कि उसमें ओनियन फॉर्म होता है। ओनियन यानी कि एक तरह से वाटर फ्रंट का एक पूरा प्रोफाइल बन जाता है, और आसपास सॉल्ट इकट्ठे होते हैं जो कि आपको बीच बीच में लीचिंग करके या क्लियर वाटर देके उनको रूट जोन से दूर रखना पड़ता है। और इस तरह के चैलेंज आपको मिट्टी में ज्यादा रहते हैं, अटेंड टू इट, वो पैरामीटर आपको टाइम टाइम पे उसके लिए सॉइल सॉल्यूशन एक्सट्रैक्टर्स आते हैं जो कि रूट जोन के पास लगाए जाते हैं। उसमें नीचे एक पोर्सलिन का कप होता है जिससे हम रूटीन में पानी को खींच के उसका सॉल्ट लेवल भी चेक करते हैं। तो इस तरह के चैलेंज आपको सॉइल में आते हैं। फिर सॉइल भी अलग अलग तरह की होती है जो यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोग इस विषय में जानकार हैं। क्ले, लोम एंड सैंड, सो हम लोग लोमी सॉइल को सबसे अच्छा पसंद करते हैं इस तरह की ग्रोइंग के लिए, क्योंकि वो वेल ड्रेन सॉइल होती है, उसमें मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, एरेशन अच्छा होता है।
और अगर आपके पास लोमी सॉइल नहीं है और आपको सॉइल को डेवलप करना है, तो फिर इस तरह का सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम आपको उस ग्रीन हाउस के अंदर डेवलप करना पड़ता है, जिसमें कि आपके परफोरेटेड पाइप रहेंगे, उसके आसपास ग्रेवल का एक पैक रहेगा, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू गो अहेड विथ द सॉइल बेड्स, सो दैट आपके न्यूट्रिएंट को आप प्ले अराउंड कर सकते हैं. एज आई सेड, द लाइफ ऑफ द प्लांट 7 years, तो 7 years तक आपका ये पूरा डायनामिक मैकेनिज्म रूट जोन पे आप मेंटेन कर सकते हैं. अब अगर आपके पास सॉइल अच्छी नहीं है, तो आपको ये सब परेशानियां देखना पड़ेगी. आपको ये सॉइल में देखिए अलगी फॉर्मेशन हो रहा है, एरेशन नहीं है, तो क्रॉप की ग्रोथ बहुत स्टंटेड है, अच्छा ग्रो नहीं होता है. लेकिन अगर आपने सॉइल को बहुत बढ़िया रेस्ड बेड लेके और अच्छी लोमी सॉइल आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आपको हाइड्रोपोनिक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. आप सॉइल में ही बहुत बढ़िया कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसा कि इस फिल्म में दिख रहा है. यहाँ पे मल्चिंग भी किया गया है. ये रेस्ड बेड है, इसमें बहुत बढ़िया एरेशन होता है. अब व्हेन यू डिसाइड टू गो विथ ऑल द ऑड्स, आपकी क्ले सॉइल है, आपको सब सरफेस ड्रेनेज लगाना है, देन यू कंपेयर कि मैं दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ. तब आपके सामने ये ऑप्शन आता है जो कि हाइड्रोपोनिक्स का है. अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं. इसमें एरेशन बहुत अच्छा है, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सब से आप दूर हो जाते हैं. ये मिट्टी के जो टेंशन है, स्पेशली पैथोजन लाइक नेमेटोड, ये एक बहुत बड़ी रूट बोर्न इशू है जो कि सॉइल वेस्ट प्रोजेक्ट में आता है. और हाइड्रोपोनिक में आप इसको काउंटर करते हो, बिकॉज आपका पूरा स्टरलाइज्ड मीडिया यूज करते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आने के चांस कम रहते हैं. न्यूट्रिएंट रेजिम आप बहुत ढंग से मैनेज कर सकते हो. और कमर्शियल फ्लोरिकल्चर मार्केट इज हाईली प्रोफेशनल. ग्रोअर्स मस्ट इंश्योर दे फुलफिल द डिमांड ऑफ द बायर. आपको जो फ्लावर के ऑर्डर आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर, वो ऐसा नहीं होता है कि भाई 500 किलो भेज दो, 200 किलो भेज दो, या लाल के मेरे मुझे इतने भेज दो, गुलाबी इतने भेज दो. वो ऑर्डर बहुत प्रिसाइज रहते हैं. आप रेड कलर की भी 12 वैरायटी आपके पास होगी. उन वैरायटीज में दे में गिव यू दैट मुझे 7,600 में 4,250 50 सेंटीमीटर के चाहिए, 3,500 मुझे 40 सेंटीमीटर के चाहिए, और 7,600 60 सेंटीमीटर के चाहिए. अब ये ऑर्डर इतना क्लासिफाइड है, और आपको कमिट करना है 2 weeks इन एडवांस. द मोमेंट यू कमिट इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू डिलीवर. तो क्रॉप के ऊपर आपका जितना अच्छा कंट्रोल होगा, आप अपने इंटरनेशनल मार्केट को उतने आसानी से फीड कर सकते हैं. सो ये बेसिक एडवांटेजेस हैं. यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट. अभी इंटरनेशनल मार्केट में आप हेटेरोजेनस प्रोडक्ट नहीं ले जा सकते हैं कि एक फूल बड़ा एक छोटा, किसी की पत्तियां बड़ी किसी की पत्तियां छोटी, किसी का स्टेम थोड़ा थिक है किसी का थिन है. वो यूनिफॉर्मिटी पसंद करते हैं. वहां पे ऐसा लगना चाहिए कि एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. So we can say that once you get into hydroponics, you don't just grow, you manufacture roses. और हाई प्रोडक्शन इसमें आता है 15 से 20%, क्योंकि फास्टर क्रॉप साइकिल हो जाती है व्हेन यू ग्रो ऑन हाइड्रोपोनिक्स. लीफ लेमिना बहुत बढ़िया आता है, शाइनी होता है, स्टेम लेंथ अच्छी मिलती है, और एज आई सेड बेटर कंट्रोल ओवर द क्रॉप ग्रोथ. तो ये हाइड्रोपोनिक के सबसे पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग ऑफ रोजेस. Sanitization of root zone, root-borne diseases is better controlled. Environment friendly as there is no groundwater pollution. आप हाइड्रोपोनिक में जो भी आपका पानी फर्टिलाइजर का प्लांट कंज्यूम नहीं करता है, वो आप कलेक्ट करते हो और एक बड़े रिजर्वायर में लेके जाते हो, और उसको फिर रीसर्कुलेट कर लेते हो. तो आप ग्राउंड वाटर को अपने फर्टिलाइजर वाले पानी से पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. और एनवायरमेंटल नॉर्म्स के कारण ही एंटायर हॉलैंड एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दे डू नॉट इनकरेज पीपल टू हैव ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑन सॉइल. वो कंपल्सरी उनको हाइड्रोपोनिक ही करना होता है. Plus, water efficiency is highest because you are not losing water in deep percolation, or evaporation loss is also minimum, except in case if you have inefficient conveyance system. But mostly, it is one of the most water efficient when you are making use of the recirculation. Better control over the production quality, trends in stem length, bud sizes. So these are the advantages. When we talk advantage, we have to also talk about the myths about hydroponics.
एज ऑन टुडे अभी पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हाइड्रोपोनिक का एक हवा चली हुई है। हर जगह लोग आईटी इंडस्ट्री के बच्चे जॉब के साथ ये वाले प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, इसके अंदर हम वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं हेल्दी, और ये 90% पानी सेव करता है। लेकिन होता ये है कि आप जब इस तरह का प्रोजेक्ट किसी जगह को चूज करके शुरू करते हो, फिर आप बोरवेल का पानी यूज करते हो, और वो बोरवेल का आपको पता चला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज टू हाई, इट इज एज हाई एज 600 ppm. So in hydroponics, if you are using water which is salt index, then it has to be corrected, and for correction what you do, you go with an RO system. And the moment you use RO system, you have to reject a major chunk of water to get the best water out of it. So in some cases it is 30% wastage, in other cases it can be as high as 50% of water which is rejected by the RO. And that water which is rejected is further high in salinity, which may not be even good for other crops. So when you have this kind of condition and somebody says it saves 90% water, it is just fooling yourself. Your source of water should be good. If it is a river, dam water, or it's a open well or a bore well which has got a limited ppm, if it is say 100 150, so RO will not be rejecting much, it can be 15-20% rejection, then it is worth. But all said and done, this being a recirculation system, even if you apply 100-liter good water, you just recirculate it till the crop is consuming it. So there is hardly any loss of water in between. Now we come to grow systems. So in substrate cultivation, which I explained up till now, we have linear trays, we have grow bags. These are the basic ways. Then we go with a drip irrigation system. Mostly people go with PC, pressure compensating drip system. But in hydroponics, you have to go with PCND. That is pressure compensating non-drain kind of dripper. The objective of this dripper is the moment you have put up the wall, even if it is 50,000 meters, all they have to stop then at that time. There should not be any further drop coming from those drippers. So these are the PCND, which is the best for the hydroponics. And yes, precision fertigation system controllers, and of course good MIS. These are the basic components of a substrate cultivation. Media, substrate, coco peat, perlite, volcanic ash, rock wool, glass wool, these are the basic media which are used for growing under substrate cultivation in hydroponics. This is a typical Dutch greenhouse. I am just showing you for everyone to understand how much they invest in maintaining the crop. Now, they are growing roses here. This is a glass house. So they have to go with the glass house because they have heavy snowfall, and to bear the snow load, they can't go with the plastic cladding material. So they have to have glass house. That's the first high capital cost they have to incur. Then next is, as you can see, the artificial lights already in, because they have very low sunlight during entire winter period. So they have to give the artificial light. Then they go sub-zero, so they have to do the heating of their greenhouse. All these big pipes you see, which are carrying they are boilers which are carrying the steam through these pipes to maintain the temperature inside the greenhouse. And then further they do the carbon dioxide injection in between. And on top of that, a very high labor cost they have. Itna zyada labor ka 20 euro per hour, 40 euro per hour if they have to pay, तो cost of production becomes very high. तो ये पिछले 10 सालों में हर साल वहाँ का प्रोडक्शन एरिया कम होते जा रहा है. अब हम वही एग्जांपल इंडिया का लेंगे. इंडिया में कोकोपीट हमारे पास भरपूर है. हम लोग आजकल एक्सपोर्ट में बहुत आगे हैं कोकोपीट में. तो ये मीडिया के कंप्रेस्ड बेल्स मिलती है, ब्रिक्स मिलती है, विच कैन बी यूज्ड. और आप अपना ग्रो ट्रेस बहुत इजीली एसडीपी की शीट्स अवेलेबल है विच कैन बी यूज्ड इन द लोकल. अपने फार्म लेवल पे आप उनको बना सकते हैं. ये हमारा एक फार्म था, वहाँ पे हमने उसी फार्म पे सब चीजें डेवलप की है. इस तरह से एक पूरा सबस्ट्रेट का स्टैंड बन जाता है. एंड देन यू कैन पुट देम इनटू अ ग्रीन हाउस. एंड देन यू हैव अ हाफ कट पीवीसी पाइप बिलो विच इज द कलेक्टर पाइप. जो भी पानी ऊपर से नीचे जाता है वो उस कलेक्टर पाइप में आ जाता है. इस तरह से कोकोपीट का फिलिंग कर देता है.
और फिर उसमें गुलाब का प्लांटेशन हो जाता है। ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें सब सबस्ट्रेट में ही कल्टीवेशन हुआ है। ये अभी पूरी क्रॉप तैयार है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। ये एक समय है जबकि पूरा फूल वैलेंटाइन के लिए निकल के आया। वैलेंटाइन मार्केट में इसका एक्सपोर्ट हो जाएगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड द प्रोफेशनल्स, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एक्सपोर्ट में, ये अफ्रीकन कंट्रीज प्लस इवन इन इंडिया। आजकल बड़े प्रोजेक्ट कम है इंडिया में, क्योंकि जिस हिसाब से जो पुराने एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट थे वहाँ के लैंड की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्रीज आसपास आ गई, तो बहुत से लोगों ने यहाँ से अफ्रीका माइग्रेट कर लिया। और टेक्निकल मैनेजर्स भी इंडियन ओरिजिन के अभी मोस्टली अफ्रीकन प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप डाटा की बात करें तो 1000 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ईस्ट अफ्रीका से होता है। उसमें करीब 700 मिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो इंडियन टेक्निकल मैनेजर के सुपरविजन में होता है। आप किसी भी फार्म में जाएंगे, आपको एक इंडियन जो कि इंडियन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होगा, जिसने इंडिया में काम किया होगा, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट को मैनेज करता हुआ मिलेगा। एंड दे मेंटेन टॉप quality international level compliances and the parameters to meet the international standards, not just in growing but also in maintaining and managing the project. और एंटरप्रेन्योर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए या तो प्लांट की नर्सरी शुरू कर सकते हैं, प्लांट प्रोपोगेशन एक फील्ड है, ट्रेडर, एग्रीगेटर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर फ्लावर्स की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा काम है, ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन एक जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को लेना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। और अराउंड द वर्ल्ड अगर किसी को भी अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो ग्रीन हाउस इज द की। और ग्रीन हाउस का अभी अपने इंडिया में चलन कुछ स्टैब्लिश कंपनियां कर रही है, पर ये एक ग्रास रूट लेवल पे इसका फैब्रिकेशन का काम शुरू होना चाहिए। विल टेक इट अप इन अवर नेक्स्ट स्लाइड्स। अभी ये प्रोजेक्ट अफ्रीका में हमने 91 में किया था। We did not go with high-tech imported greenhouses. ये सिर्फ यूकेलिप्टस पोल्स को ट्रीट करके प्रोजेक्ट बनाया गया था, डिजाइन लोकली किया था, लेकिन इसका फूल विश्व के सभी टॉप मार्केट में एक्सपोर्ट होता था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कैपेक्स आपका अगर कंट्रोल में रहेगा तो आपका प्रोजेक्ट वायबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आप शुरू में ही अगर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में अगर पैसा डाल देते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग देखिए कितना सिस्टमैटिक है। वुडन ग्रीन हाउस है लेकिन काम पूरा टॉप, आप सारा वाटर रिसाइकल हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है एंड इट इज बीइंग कलेक्टेड एंड रीयूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट, बट इट्स प्योरली मेड ऑफ वुडन ग्रीन हाउसेस। जो मार्केट में अगर आप उस समय ग्रीन हाउस की कीमत $10 पर स्क्वायर मीटर थी, ये $3-3.5 में लोकली अवेलेबल मटेरियल से रेस कर लिया गया और ये बड़ा प्रोजेक्ट था अपने आप। ये अफ्रीका में प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, हिज एक्सीलेंसी योवेरी मुसेवेनी, 91 में ही वाज द प्रेसिडेंट। अभी भी he is the president of that country and this was the first export oriented project in that country we had developed. फिर नेक्स्ट जो आता है, ये भी बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन इंडिया में हमने जब शुरू में ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, स्टार्ट किया था, तो एंगुलर स्टील के ग्रीन हाउस बनाए थे। ये भी लोकल आर्टिजन्स के थ्रू बनाए गए प्रोजेक्ट से। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो प्रोजेक्ट 93-94 में बनाया था, आज 2022 में भी उतना ही सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप गैल्वेनाइज्ड पाइप के हाई वैल्यू स्टील से ही ग्रीन हाउस बनाएं, आप MS एंगल से भी ग्रीन हाउसेस बना सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी कैपेक्स कम होगी और कैपेक्स कम होगी तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ती है। ये इजराइल के इंपोर्टेड ग्रीन हाउस है जिसमें हाई वेंटिलेशन है। गैल्वेनाइज्ड पाइप के ये सभी जगह पे आपने देखे होंगे, इस तरह के ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा होते हैं। ये कंपैरिजन है, हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो आपका अगर वेंटिलेशन हायर है तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये दो जो ग्रीन हाउस के आपको पिक्चर दिख रहे हैं, उसमें पीछे वाले का वेंटिलेशन 8 मीटर के बाद एक 1 मीटर का टॉप वेंटिलेशन है, और यहाँ पे 8 मीटर के बीच में 2 वेंटिलेशन हो जाते हैं 1.2 मीटर के।
तो ये सॉ टूथ डिजाइन है, इसमें आपको अपने यहाँ के हाई टेम्परेचर रीजन में यू गेट बेटर रिजल्ट्स. वी हैव सर्टेन प्रोजेक्ट वो इम्पोर्ट ऑल्सो. ये हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट है एक, इसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ है. अब ये जगह कोई जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन भारत के करीब करीब हर गांव में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर लोकल आर्टिसन ही बनाते हैं. और यही बेसिक डिजाइन है किसी अच्छे ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस का भी. हॉट एयर ऊपर जाती है और ऊपर से आकर स्प्रेड होती है. अब अगर जितने भी हमारे एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहां पे अगर हम लोग इस तरह के प्रोटोटाइप अलग अलग मॉडल्स बना के रूरल यूथ को इसमें ट्रेनिंग दें, भाई इस तरह से आप कर सकते हो, तो इट विल बी वेरी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ. रीजन बीइंग ये सब लोकली अवेलेबल मटेरियल से बन जाएगा. सिर्फ उन्हें प्लास्टिक जो क्लैडिंग मटेरियल रहता है, दैट इज समथिंग व्हिच दे हैव टू गेट. अदरवाइज such structures can be made locally easily. Abhi, this structure what you see was done by us only, and it's very simple MS structure which is having dual ventilation, 8-meter weight by 4-meter, and it is doing wonderfully well in one of the most stormy location of Lonavala in Pune. So these are the structures which should be promoted, because when it comes to greenhouse, people want to look for the bank loan, big subsidies. People should start in a small way and then grow. Greenhouses are there to give you heavy returns if you maintain the things well. This facility is also housing our research and development wing. Now these are another low tunnel designs which are used for the farmers for growing vegetables, cabbages. Now, these small things can save the crop and can give you higher productivity. These are walk-in tunnels. This is a retractable design some nursery guy has made. In case of rain or some odd climate, he rolls it down. When it's a morning sunny time, he again brings it up. So these are the basic designs which, आवश्यकता आविष्कार की जननी है. So this nursery guy found that it is useful for him. He got entire his nursery covered with this, and he did not look at any government for any support or subsidy. He knew he is going to be benefited out of it. So that is something which is, these are the role models for the other farmers to get in. This is one of the project in Bangalore which was brought up in 92-93, and you can see where my cursor is. He is Mr. Ramakrishna Karuturi. He is the owner of world's largest project in Africa. In fact, there is no other project bigger than the project what he has got. It is known as Karuturi Global. But he had a humble beginning of a wooden greenhouse in Bangalore, where he started, and today he has gone to be one of the largest project in the world. This is again angular steel greenhouse, 27 years old. They were on soil cultivation, they shifted to hydroponic cultivation, but the structure is same and it is still going strong. So this is a simple lesson. Now these are the automatic, semi-automatic fertigation center. This is a manual fertigation system which is run by hydraulic valves. Then you have a fully automatic center where you can control your EC, pH, and regulate temperature, humidity, radiation, wind velocity, wind direction, and rainfall. So these controllers are very handy for you, because आप इसमें कितना टेम्परेचर हो रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, दिन की कितनी है, रात को कितनी है, EC कितना जा रहा है, pH कितना जा रहा है, हर एक चीज आप उसमें मॉनिटर कर लेते हैं. तो उसके मॉनिटर होने से क्या होता है कि किसी समय आपको कोई फंगल डिसीज का अटैक हुआ ग्रीन हाउस में, वो सारे वेरिएबल्स को आप लॉक कर सकते हैं और उसका अलार्म बना सकते हैं. उसके अलार्म से आपको मालूम पड़ेगा अगली बार वो वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फंगल डिसीज फिर से आ सकती है, तो आप प्रिवेंटिव स्प्रेज लेके क्रॉप को बचा सकते हैं. तो ये सब टूल्स हैं जो कि ग्रोअर्स के लिए यूजफुल होते हैं. तो ये पूरी कहानी थी फ्लोरिकल्चर की. अब हम नेक्स्ट फील्ड में आते हैं जो कि वेजिटेबल्स का है, और वेजिटेबल्स भी हमारे प्लेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि आप
दाल रोटी खाते हो लेकिन सब्जी भी हमको डेली चाहिए होती है, और उसके लिए जनरली जितना शहर के पास सब्जी उगाई जाए उतना ही अच्छा होता है। एक बात हो गई। और दूसरा, जो भी किसान सब्जी लगाते हैं उसका रिटर्न पर एकड़ हमेशा हायर होता है, क्योंकि वो छोटी जगह पे लगाते हैं लेकिन वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, उसका पेरिशेबिलिटी भी है, लेकिन अगर उसने ढंग से उसको ग्रो किया और मार्केट किया उसका रिटर्न बहुत अच्छा होता है। तो अभी जो वर्ल्ड में हाइड्रोपोनिक्स वेजिटेबल्स का जो क्रेज है वो इसलिए है कि अब सारी दुनिया में एक हवा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9.9 बिलियन तक हो जाएगी, 9.2 इधर लिखा है, बट इट इज ग्रोइंग इवन फास्टर रेट। तो जब आप इस स्पीड से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंटर है, इट हैज रीच टू 7.9 बिलियन एज ऑन टुडे, मतलब करीब हम 800 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं, 700 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। और वर्ल्ड का जो पानी का कंजम्पशन है, out of the total water available to us, 70% is being used by agriculture, और उसका 60% हमारा इनएफिशिएंट यूज के कारण वेस्टेज हो रहा है। वर्ल्ड की अर्बन पॉपुलेशन जो आज 50% है, वो अगले 2050 में 70% हो जाने वाली है। तो इसका मतलब आपकी एग्रीकल्चर लैंड में काम करने वाले कम हो जाएंगे, ज्यादातर लोग शहरों में रहेंगे, और एग्रीकल्चर लैंड भी आपका हर साल कम हो रहा है। एक डेटा के हिसाब से करीब 2 लाख हेक्टेयर पर ईयर आपका रिडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड का, सिर्फ इंडिया में। ग्लोबली ये सीन और भी कुछ अलग होगा, और पूरे वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड एरिया है वो करीब 4.8 बिलियन हेक्टेयर है। आउट ऑफ 13 बिलियन हेक्टेयर area available in the planet, 4.88 has been allocated to agriculture. So that is on the reduction side, population is on the increase side. तो productivity increase करने का एक challenge हम सबके पास है। Urbanization effect हम सभी लोग एक्सपेक्ट हर जगह देख रहे हैं। ये एक पुणे का सीन है 2004 और 2014 का। 2004 में ये एग्रीकल्चर लैंड थे, हरे भरे थे, वाकड़ नाम का लोकेशन है, और 2014 में ये कंक्रीट का जंगल बन गया है। आज का लेंगे तो और भी ज्यादा ये पॉपुलस दिखेगा। तो ये सामने ही एक सिंपल एग्जांपल है किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर लैंड को लूज करते हैं। वेजिटेबल अर्बन हॉर्टिकल्चर जो है वो इस तरह से है, शहर के आसपास इस तरह से खेती हो रही है। ये मुंबई का सीन है, एक लोकल ट्रेन से आप जाते हैं तो साइड में आपको सीवेज पानी में सब्जी उगाते हुए लोग मिलते हैं, और ये सब्जी जो होती है ये हेल्दी नहीं होती है, इसके अंदर टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो होती है, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर वरी। इसमें पेस्टिसाइड लेवल्स भी आपको मिलते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि पेस्टिसाइड का क्या रिजल्ट होने वाला है, वो जस्ट अपने क्रॉप को क्लीन करने के लिए कुछ भी स्प्रे कर सकते हैं। तो अब उसमें लोग हाइड्रोपोनिक्स को टॉप पे लेके आते हैं कि भाई ये एक टेक्निक है, इससे आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, और इसमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता है, इसमें पानी बहुत बढ़िया यूज होता है, तो हेल्दी प्रोडक्शन होता है। अब अर्बन हॉर्टिकल्चर के लिए जो सबस्ट्रेट कल्टीवेशन का अभी तक हम जिक्र कर रहे थे, उसके अलावा दूसरी टेक्निक्स हैं। तो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है, फिर डीप वाटर कल्चर है, और बिग पॉट सिस्टम है, एक्वापोनिक है, एरोपोनिक है, इस तरह से वर्टिकल एरोपोनिक, ये सब सिस्टम्स हैं जो कि मैं आगे आपको बता सकता हूँ। सबस्ट्रेट भी ऑलरेडी कवर्ड, substrate we have covered. Now next is our NFT system. NFT, what happens? The roots are put into the flowing water, nutrient water, and the plants grow in a gully. There's a gully which you can see here, and the plant grows horizontally into it. We call it typical orthodox horizontal NFT system, and this system is very popular around the world. Even in India, most of the companies are following NFT system. This is how it looks. In this, what happens? You can have 15 to 20 plants per square meter. So if you have for an example, 1,000 square meter area, you can grow. We take an example of lettuce, which is becoming quite popular in our country. Around 15,000 plants you can grow in 1,000 square meter. This is a typical NFT system where we have water recirculation, and it is grown into a greenhouse, which is a typical greenhouse of 6.5 meter height and 4 meter gutter height, with air circulation and fan and pad. This is a deep water culture. Again, here nutrient
is put into a reservoir and it is always in a moving stage. So it is little cheaper than the NFT, and it is also doing a good job. Here again, the plant population remains same, 15,000 to 20,000 square meter. This is a better system where you have the plant population goes to as high as 25,000 plants in 1,000 square meter. We call it A-frame NFT system. Then we have aquaponics where we use the fish for growing vegetables. All the wastewater from fish is reused into the greenhouse and also for the crop growing. And the wastewater which is coming from the plant is good for the fish. So it's a self-dependent system, but it has got certain limitations. Then this is the system which our company had started, and this is vertical NFT system. The advantage here was that we had reached, instead of 25,000 plants, we had reached to 45,000 plants. And this is a vertical system which was done in the heart of the city of Baroda long ago in 2011. And it was again a greenhouse which was a climate control, and we were growing fresh basil for the international market. Now we come to aeroponic technology, where our company is right now deeply engaged, and we are engaged in setting up large-scale commercial projects in aeroponics. Here what happens, the nutrients are sprayed or showered on the roots intermittently based on a thermal calibration, so that during the summertime you will have higher frequency, and during winter or in the night time when the temperature is low, frequency is on the lower side, and rest of the time roots are always hanging in the air. So they enjoy very good aeration, and at the same time the nutrients are absorbed very nicely. Of course, nutrients have to be of very high level composition. So in this system, what happens, you consume minimal energy and get the maximum output out of it. As I mentioned, low energy, high production per square meter. Here in the normal typical Indian greenhouse, you can have as high as 75,000 to 100,000 plants from 1,000 square meter. So your productivity straight away in a normal horticulture, it has gone to 5 times in typical NFT versus the vertical aeroponic. It gives cooling tower effect. You know, the water comes from top, which is almost 10 feet. So water gets cooling also, and it gets very good aeration into it. So it helps into the crop growth, and crop grows faster in this system. There are two types, linear and vertical. In linear, you can grow all the vertical growing crops like tomatoes, capsicum, cucumber, zucchini. And the beauty of this system is you can grow them on any surface. You don't need to look for the soil testing. You can grow it on the rooftop. Like this one is, this cherry tomatoes which you are seeing is being grown on top of a garment factory in Gujarat, where they have got 10,000 square feet plot. It is growing 64 tons of cherry tomatoes on the rooftop. So that is the advantage. Below the roof, there is a garment factory. Someone is making sari dupatta on a regular basis. You can hear a lot of sound of the machines, but on top you have lovely cherry tomatoes growing on top. So that is the advantage of this aeroponic system. So agriculture was never so glamorous, but thanks to this new technologies, all the film stars also, they want to be part of it, and they love to be with us. So we can see Dharampaji also blessed our farm, and he is one of the person who is always in touch with us in this technology. This is the young generation somewhere in Gujarat. They have set up this linear aeroponic farm. One is MBA, another is an agriculture graduate, and they are growing cherry tomatoes and reaping good benefit out of it. This is another, we call it black box of the greenhouse. It is our own proprietary product, where we have these 4 major parameters, that is quantum light, temperature, humidity, and carbon dioxide levels of the greenhouse. They are every 5 minutes fed into a centralized memory, and any given time, say after 1 year, if you want to remove and see, you can see the 5-minute interval, all the data fed into it,
and you can compare your productivity and all the other parameters vis-a-vis this data available to you. And these are the key data which is required for the crop: the carbon dioxide, light, temperature, and humidity. Then, of course, this is another thing which is manufactured by a company that is called sequential thermal controller for aeroponics. We come to the vertical aeroponic. Now, what you see here is a vertical aeroponic farm where you have 75,000 plants being grown in same 1,000 square meters. And this product is called curly kale, which is very much in demand and sold at the farm gate at 200 rupees a kilo, these leaves. So very highly potential. Of course, a very niche market, but people like it. It's very healthy product. Lettuces are, of course, they grow wonderfully well in this system. And this is the same greenhouse which I had shown you in the beginning. It is a very cheaply made greenhouse with high-end world standard growing aeroponic system inbuilt. Then we have another system which is again for greening the city. This is my own balcony, which will be launched very soon. So in my own balcony, I can grow all the required stuff like mint, kale, cherry tomatoes, baby cucumber, and fulfill some of my requirement at the balcony. So these are the models which are again, we are exporting right now to Middle East and other countries. In India, we have not yet launched. The advantage of this is almost automatic, so that the person who is growing, they need not to do much. They have to just fill the nutrient once, and for next 15 days, they have to do nothing. Again, they top it up and your crop is ready. This is another agriculture engineers now our see, जब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हम लोगों ने चूज किया था तो सोचा था कहीं गांव में ही रहना पड़ेगा जीवन भर या किसी शहर से दूर रहना पड़ेगा, तो हमने अब शहर में खेती करना शुरू कर दी है और ऑब्जेक्टिव ये है कि हर जगह हम खेती करें। ये जो सिस्टम हमने डेवलप किया है ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज के जो कैफेटेरियाज हैं उनके लिए डेवलप किया है। उसमें आप फ्रेश लेट्यूस, फ्रेश सैलेड ग्रीन्स दे कैन ग्रो और वहां से डायरेक्ट शेफ प्लग करता है और आपको रेडी सैलेड बना के सर्व करता है। और इस टेक्नोलॉजी को हम रेवोपोनिक्स बोलते हैं। रिवोपोनिक्स में एडवांटेज है कि इट रिवॉल्व्स और रिवॉल्व होने के कारण इसमें एनर्जी कंजम्पशन जो एज कंपेयर टू अदर इंडोर ग्रोइंग सिस्टम होते हैं कम होता है, क्योंकि हम लोग प्लांट सर्कुलेट होता है तो हर एक प्लांट को लाइट के पास जाने का मौका मिलता है और वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये IoT बेस्ड सिस्टम है, हम घर पे बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं कि किस तरह से क्रॉप ग्रो हो रहा है। सॉरी, when the crop is grown, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, temperature, humidity, water level, all the data is continuously available for us. So advantages to repeatedly I have told you. So this is how typical vertical aeroponic farms are developed. And when you do vertical growing, advantage is you develop very thick vegetation, and that also plays with the climate control inside the greenhouse. You feel quite cool inside because it is all green forest which you have raised inside the greenhouse. So that is another advantage. You save on the energy of cooling inside the greenhouse as compared to the traditional methods. In this slide, you will be able to see what I am talking about. It's like a thick forest inside the greenhouse. This is called curly parsley. Parsley is also something which is premium herb which is being sold in the market. Next is strawberry you can grow. Strawberries, as you know, that they require cooler climate. So if you have cooler climate and if you grow this,
again you have that advantage of getting 5 times production from a limited area. So your energy cost is less, labor consumed is less, and the returns are on the highest level because we are growing on the aeroponics. Cherry tomatoes do wonders on the same vertical growing system. Though it's a vertical crop, but we have developed a technique called thrust production technique. Under this, you can have highest production of cherry tomatoes in a limited area. The objective remains that 52 weeks you should be able to feed the market so that you don't have a stoppage in between. जब भी चेरी टोमेटो या टोमेटो हम लगाते हैं तो एक बार क्रॉप हो गया, नया क्रॉप होने में 2 महीने का समय लगता है. नया प्लांट लगाएंगे, वो बड़ा होगा, फिर पहला प्रोडक्शन आएगा. इसमें हम ये रखते हैं कि आपके पास सभी स्टेज के प्लांट सभी समय अवेलेबल हो, ताकि आप प्रोडक्शन आपका कंटिन्यू रहे. एक प्लांट की उम्र खत्म होती है, आप उसको निकालें, लेकिन आपका दूसरा प्लांट उसी सिस्टम में तैयार रहता है. ये उसका बेसिक फंडा है. ये हमारा सिस्टम सेंटर फॉर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग इन वर्टिकल फार्मिंग, जो ट्रेनिंग्स हम लोग सितंबर में शुरू कर रहे हैं. अभी इनोवेशन पे ही काफ़ी जोर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमको कॉम्पीट करना होता है. तो कोशिश ये रहती है कि हम लोग दुनिया के जितने लीडिंग इंडोर वर्टिकल फार्मिंग कंपनीज है, उनके साथ हम कंधे से कंधा और या आई टू आई फेस कर सकें. विद ब्लेस ऑफ गॉड, अभी जो मिडिल ईस्ट में हम प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, वहाँ पे हम हॉलैंड एंड अमेरिकन एंड स्पेनिश कंपनी के सामने शान से खड़े हैं. और सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि मार्स का जो मंगलयान जब हमने हॉलीवुड की फिल्म के बजट पे भेजा था, उससे सारी दुनिया ने एक आश्चर्य व्यक्त किया था. उसी तरह से वर्टिकल फार्मिंग में हमारे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, वो एक अमेरिकन प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 30% रहती है. तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर सभी कुछ हमारा प्रोप्राइटरी है, खुद ही हम मैन्युफैक्चर और डेवलप कर रहे हैं. अब ये एक और सवाल हमेशा आता है कि हाइड्रोपोनिक का जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है क्या? तो ऑर्गेनिक तो हम लोग इसमें फर्टिलाइजर तो इनऑर्गेनिक यूज करते हैं, लेकिन किसी तरह का पेस्टिसाइड यूज नहीं करते. ये धूल में नहीं होता, ये हवा में शांत डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो होता है. और ये सलाद का जो पत्ता होता है, ये अगर डस्ट फ्री क्लीन एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ तो उसको खाने में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको विश्वास रहेगा इसमें कोई वीडीसाइड नहीं, सॉरी इंसेक्टिसाइड नहीं डाला गया है, कोई फंजीसाइड नहीं है, तो आपकी उस पर विश्वास बढ़ता है. तो हम इसको बियॉन्ड ऑर्गेनिक बोलते हैं जब भी हम किसी को मार्केट करते हैं, क्योंकि इसमें आप इन सब चीज़ों से फ्री रहते हैं. तो सर ये है सब कुछ. वैसे तो और भी बहुत कुछ दिखाने को है, लेकिन आई थिंक स्ट्रॉबेरीज ये हम लोग दुबई में ग्रो कर रहे हैं. ओलेपिनो चिलीज अभी हमने घोस्ट पेपर भी एरोपोनिक में ग्रो किया है, थैंक्स टू आवर आसामीज फ्रेंड्स हु सेंड सम सीड्स. तो घोस्ट पेपर जो कि मार्केट में 1600 रुपये किलो बिकती है, वो भी हमने इस टेक्निक में ग्रो की है. और इसका अलग अलग नाम है, 3D फार्मिंग भी बोलते हैं, वाइट कॉलर्ड एग्रीकल्चर बोलते हैं, और वर्टिकल फार्मिंग. ये दुबई के शहर के बीच में 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोगों ने डेवलप किया है. इसमें आप 500 टन 500 टन एक साल में प्रोड्यूस कर सकते हैं लीफी ग्रीन्स. और इसमें हमने फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज की है. 100% सनलाइट पे नहीं है, सप्लीमेंट्री लाइटिंग है, और प्रोडक्शन 52 वीक्स का मिलता है. और ये जो टेक्निक है, ये अभी सिर्फ हमारी कंपनी ने लॉन्च की, इसका नाम है रिवोपोनिक्स. इसका एडवांटेज ये है कि आपका जो पूरा ग्रो सिस्टम है वो रोटेट होता है स्लो, और उसमें आप स्ट्रॉबेरी ग्रो कर सकते हैं. तो आपको जो लाइट चारों तरफ से लगानी होती है वो सिर्फ एक ही तरफ से लगा सकते हैं. तो यू सेव ऑन हेवीली ऑन द कैपेक्स एंड एनर्जी कॉस्ट. ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है, ये भी मिडिल ईस्ट में है. ये नया प्रोजेक्ट है. तो थैंक्स फॉर bearing with me. I close from here. We were 64 when we started. Now we are 48. Dr. Pathak. Okay, sir. साहब आपका फोन नंबर दे दो ना, शर्मा साहब. I will put in the
हाँ सब आपका chat box. Dr. Amit, Engineer Amit, हाँ सर, हाँ सर। our director has joined or not? Director sir, I don't think he has some other program. Yes sir. So I request Dr. R.V. Kumar for his remark. R.V. Kumar is there. हाँ हाँ सर। हाँ सर, आप अपना कुछ रिमार्क दीजिए। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था डॉक्टर प्रवीण शर्मा का। आप हमारे सीनियर हैं जबलपुर जैन के विवी के 2-3 साल से। ठीक है, धन्यवाद पाठक जी। जहाँ तक प्रवीण शर्मा जी की बात है, रियली इट वाज यू कैन से बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मैं ये कहूंगा कि ये लेक्चर जो था वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, और हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह का लेक्चर, और इनका हाईली कमर्शियल और हाईली यू कैन से दैट द इकोनॉमिकल दोनों तरह का इनका है। और सबसे बड़ा बात है कि ये बहुत सक्सेसफुल इनका एक डिजाइन है। और जहां तक इनका रोज के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, इन्होंने रिवोपोनिक्स के बारे में भी बताया, तो एक जानकारी भी हम लोग को मिली। मतलब एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स के अलावा रिवोपोनिक्स का भी बारे में बताया। तो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, और शायद इनके जो टेक्निक्स हैं उसको हम लोग भी यूज कर सकते हैं अपने, मतलब जो उनका पार्टिकुलरली जो हमारे मतलब हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, जो हमारे कुछ ट्रीज, उन्होंने यूकलिप्टस का बात बताया, उसको ट्रीट करके कैसे यूज कर सकते हैं। छोटे मोटे एंगल आयरन की बात बताई। एंड सबसे बड़ी बात है कि कैसे कमर्शियली इसको वायबल बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द जस्ट रिड्यूसिंग द इनपुट कॉस्ट। इनका सबसे बड़ा था कि हाउ वी कैन रिड्यूस। उन्होंने बोला कि अमेरिका में हम लोग, हमारी बिडिंग होती है तो 30% उनसे, मतलब हमारा उससे एटलीस्ट लोअर रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते हो। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू श्री प्रवीण शर्मा जी फॉर सच ए वंडरफुल लेक्चर। और जस्ट मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका हाइड्रोपोनिक्स इन फॉडर में क्या, whether it will be viable or it is advisable to grow for the hydroponics, और जाएं तो हम लोग कहाँ करें, थोड़ा अगर उस पर आप अपना मतलब अपनी एक्सपीरियंस को बताएं तो शायद हम लोग चूंकि फॉडर पे काम कर रहे हैं, इट विल बी यूजफुल फॉर अस आल्सो। सर फॉडर के ऊपर हाइड्रोपोनिक्स पे काफी काम हो रहा है इंडिया में, और उस पर काफी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं जो कि मल्टी लेयर जो जर्मिनेटेड फॉडर्स को यूज करते हैं। और वो टेक्नोलॉजी काफी सिंपल भी है कि उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, और इट्स इन ए साइक्लिक मोड। तो उसका एक 7 दिन 12 दिन इस तरह के साइकिल रहते हैं, और आप उसको ग्रो कर सकते हैं। उस फील्ड में हम लोगों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा वेजिटेबल और ये भी सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं अभी, और हमारा ध्यान उसी पे ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। Dr. Sunil Tiwari is there. Dr. Sunil? I don't think. Dr. Saha, you want to say something? Yes, it was a wonderful knowledge shared by Praveen Sharma sir, and means we were able to know many things like aquaponic and this hydroponic. Actually, here in this area, sir, this is semi-arid region, hot, very hot climate is there, and without involvement of much cost, if some structure can be raised in the benefit of farmers, that will be very useful. That we have seen that your wooden structure and MS angle structure. So here at means in a smaller area, maybe 200 square meter or 300 square meter, people may like to go for it. So, and your technology will be very useful, and your experience also is very rich in this. So we are actually delighted with this lecture. Thank you so much. Thank you, Dr. Sahay. I request Dr. Devjani Rai. Devjani Rai is there. If she wants something to ask our expert. Thank you for giving a very lucid presentation. What our interest is for medicinal plants.
So we would be grateful if this type of lecture can be organized. In fact, I have sent a message also to Dr. Pathak that if a series of this type of lecture can be organized for medicinal plants cultivation and how to protect and encourage and support cultivation of endangered medicinal plants, because we, the industry associated with medicinal plants, falls under the purview of this council. And also botanicals are extracted from the medicinal plants, which is being exported to Europe as food supplements. So if the institute can help us also in this regard, we would be grateful. Okay, ma'am, we will certainly helpful to you. And I think Engineer Praveen Sharma can reply some of her question, whether it can be grown hydroponically medicinal plants. Sir, in fact, there are two things which I will contribute here again. एक तो आरवी सर ने जो साफ साफ एक बात बताई कि 200 से साहे साहब ने भी वही बात बोली कि 200, 300 या 400 स्क्वायर मीटर में बहुत से फार्मर्स कुछ करना चाहेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमको डेवलप हर डिस्ट्रिक्ट में होना है और उसको सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग भी डिस्ट्रिक्ट में से ही हमको डेवलप करना। सबसे पहले जैसे ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के प्रोटोटाइप अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे सैंपलिंग हो गया और कुछ डिस्ट्रिक्ट के युवा लोगों ने उस काम को अपने हाथ में ले लिया। फैब्रिकेटर्स तो हर जगह रहते हैं, उनको सिर्फ आपने थोड़ी दिशा दे दी तो वो ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर देंगे। और फार्मर्स जो उसी एरिया में वेजिटेबल्स ओपन फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, उनको आपने इस तरह के अगर शेड प्रोवाइड कर दी है तो वो फिर पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। ठंड जब बहुत पड़ती है तो उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनके ऊपर कवर आ गया तो वो ठंड के मौसम में फाइट कर पाएंगे। बारिश में उनको हैवी प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपने ऊपर से शेड बना दिया तो बारिश भी वो जीत जाएंगे। तो लुकिंग टू ऑल दैट, ये फॉर्मूला डेफिनेटली इट कैन बी सक्सेसफुल। और जहाँ तक एरोमेटिक एंड मेडिसिनल की बात है, तो ये ग्रो सिस्टम्स है, इसमें तो कोई भी वेरियस हर्ब्स वी आर ऑलरेडी ग्रोइंग। वी आर ग्रोइंग थाइम, वी आर ग्रोइंग ओरेगानो, we grow mint, basil of different types we are growing, and it grows wonderfully well. So it's only if somebody wants to do it for the profit making, he has to find out that this many kilo from so many square meter will be produced, and I will be confident to sell this much in the market. The moment that cycle is proven, this systems will be highly useful for it. And research has to be done in every location, as it was rightly pointed that it's semi-arid area, there is a temperature which goes high, so you have to understand which crop can grow in that higher temperature. Like in Gujarat, I had shown you the rooftop project. They were growing lettuces. At the moment April, May came, the lettuce won't grow well. Lettuce loves the cooler climate, so they have to switch to basil. Basil grows wonderfully well in the hot climate. So that kind of crop selection based on the season is also important. Then if you want to go with complete climate control, then there is no looking back. We, as you said, heart of Dubai, which is 57 degrees centigrade, we are growing strawberries. So we maintain the temperature, 15 to 25. Night, we go to 12 to 14 degrees. Daytime, we maintain 25. Humidity, we maintain. Light, we maintain. We produce. But then there is a cost to it. So we have to look at the viability and also which crop can grow better in a given location. And that's why I say appropriate technology center has to come up in most of the Krishi Vigyan Kendra or whichever location which can offer this kind of ready-made models to youth of that area. Okay, sir. Thank you. I invite Dr. Devang Indu Desai if he has some query or he want to discuss some points with our expert. Sir, ज्यादा तो बोलूंगा नहीं, मैं गुजरात से हूँ और अभी राजस्थान में पोस्टेड हूँ। तो जो ये साहब ने, प्रवीण साहब ने बताया कि ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, तो जो जैसे टर्मरिक का मैंने ऐसे मल्टी स्टोरेज वाला जो साहब ने बताया वैसा देखा हुआ है, और वहां पे 1 एकड़ में 100 टन ये टर्मरिक होती है और उसका जो पाउडर बना के एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो और मगर मेन बेसिक चीज है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें सरकार की तरफ से क्या मदद मिल सकती है, और जो
अपनी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितने महीने में बाहर निकल आएगी। वो जो अगर होता है कि जैसे रोजिस के प्रोजेक्ट जो है 50 साल से मैंने देखा है कि मैंने 30-35 साल से देखे थे। हॉलैंड वाला जो साहब ने बताया लगभग 87 में मैं दिल्ली प्रगति मैदान में गया था, तभी हुआ था। मगर आज के स्केल में इतने बड़े नहीं हुए और बड़े बड़े नेता लोगों ने ग्रीन हाउस तो बना दिए मगर वो सब बताने के लिए वायबल नहीं है। जैसे राजस्थान में भी एक छोटा सा गांव है 20 किलोमीटर दूर जयपुर से, तो वहां पे पूरा एक विलेज ही इजराइल विलेज करके कहा जाता है। तो पूरे वहां के जो एक्सपोर्ट होता है, वैसे ये गुजरात में धनसुरा करके गांव है, वहां पे भी ऐसे ही है, पूरे फैमिली वहां पे ही है। मगर जो जैसे साहब ने बताया कि ऐसे मॉडल हमको हर एक स्टेट में या तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक बनाने पड़ेंगे, तो वो अगर हो जाए तो हमको और अच्छा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि मैं ये क्यों ज्यादा इंटरेस्ट लिया, मैं इजराइल भी जाके आया था, वहां पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरह मदद करती है हर प्रोजेक्ट के लिए। और क्या कौन सा क्रॉप लगाना है, एक्सपोर्ट के लिए भी कौन सी वेराइटी लगानी है, पूरा A to Z बताती है। बैकिंग बहुत अच्छा है। तभी अपने यहाँ पे भी जैसे डॉक्टर ये प्रवीण साहब ने बताया कि पूरा बैकिंग हम देंगे, तो और कौन सी सीजन में क्या क्रॉप लगाना है, कौन सी वेराइटी लगानी है, उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, वो सब अगर मिल जाएगा तो सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो भी गलतियां नए लोग करेंगे वो ऑलरेडी वो साहब लोगों ने कर दी है, तो वो रिपीटेशन नहीं होगा, खाली उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जो प्रवीण साहब का जो लेक्चर था बहुत सबसे अच्छा था, और ऐसे लेक्चर अगर आगे भी हमको सुनने को मिलेंगे तो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल्सो सर। Thank you, sir. Thank you. Sir, Praveen sir, any comment over his reaction? नहीं, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल रिएक्शन। देसाई साहब का रिएक्शन बहुत प्रैक्टिकल है, और ही इज आल्सो अटेंडिंग इट सिंस 87, सो ही हैज नोन हाउ थिंग्स हैव मूव्ड विद टाइम। जो सबसे बड़ा इंडिया का अचीवमेंट है इस फील्ड में, क्योंकि ये 91 में सबसे पहला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आया था पूना के पास। टाटा ने इन्वेस्ट किया था इसमें, टाटा, बिरला, एसआर और सारी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रोजेक्ट थे, और उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को उस समय हायर किया था। और हम लोग उस समय जो थे वो इजराइल या हॉलैंड के लोगों के साथ मिलके काम करते थे। लेकिन इंडिया का जो क्लाइमेट था वो हॉलैंड और इजराइल से बहुत अलग है, तो वो लोग तो एक लिमिट के बाद विड्रॉ हो गए, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उसको सर्वाइव करना था इंडस्ट्री को, तो जितने भी बच्चों ने यहाँ काम किया दे बिकेम लाइक फाइटर्स एंड दे फॉट ऑल द ऑड्स एंड मेक द इंडस्ट्री वायबल। और विद टाइम, जैसा मैंने बताया, अफ्रीका की इंडस्ट्री पिकअप हुई, तो मोस्ट ऑफ द टेक्नोक्रेट्स माइग्रेटेड देयर। और आज की डेट में जो नॉलेज बैंक इंडियन प्रोफेशनल्स का है वो बियॉन्ड कंपैरिजन है वर्ल्ड में। वहाँ पे तो सेइंग है कि अगर कोई आप अगर $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, एक इंडियन मैनेजर वहाँ बैठा दो, आप 3 साल में आपको पैसा वापस ला के देगा। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर टेक्नोक्रेट्स। That is unfortunate that knowledge pool we have Indian Society of Floriculture Professionals, where I have founded it long ago, and all of them are member of it. That's a closed forum where it can be from any agriculture branch, but he or she has worked in the floriculture industry for last 5 to 10 years. So वो लोगों का एक जो हमारा फोरम है, और हम लोग अभी ग्लोबली we can compete to any। इजराइल और हॉलैंड जब लोग जाते हैं यहाँ से बड़े बड़े डेलीगेशन, तो हम लोग अफ्रीका, केन्या में बैठ के आप उसमें मुस्कुराते हैं कि देखो अभी तक उसी दिशा में देख रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट द रियल अप्रोप्रिएट फील्ड वेयर जहाँ असली नॉलेज अवेलेबल है। और प्रोफेशनल्स का ये टारगेट रहता है कि वो सबसे पहले खुद को सर्वाइव करें, उसके बाद फिर सेवा करें। तो दे आर ऑल देयर सिंस 15 years, 20 years, and they are flourishing knowledge wise as well as of course financially they are contributing to the nation, and whenever they come they put up their own project। तो आज ये सिचुएशन है कि पूना के पास जो हमारा एक MIDC है, MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा फ्लोरिकल्चर पार्क था, जो आज से करीब 12 साल 15 साल पहले लॉन्च हुआ था, एंड इट वाज इन द हैंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स मोस्टली। आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं दे आर बीइंग टेकन बाय द प्रोफेशनल्स एंड दे आर रनिंग देम प्रोफेशनली। दे टेक इट ऑन लीज एंड देन दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ। तो अब कोई नौकरी नहीं करता है, वो बोलता है ठीक है आपके पास 3 एकड़ का ग्रीन हाउस है, आप मुझे दे दीजिए, आपको महीने का इतना मैं किराया दूंगा और बाकी जो है प्रॉफिट वो मैं कमाऊंगा। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर जॉब दे आर नाउ ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। सो Desai sir, as most of the people who are in this industry for years, they have known how our industry has progressed. Only thing there has to be a link. So आज जैसे डॉक्टर पाठक साहब ने मुझे बुलाया,
So I feel highly obliged that you brought me, and I am talking to so many academicians and scientists, and everybody is listening to me, and we are always open to exchange more and more knowledge and information with each other. थैंक यू सर। सर Yes, sir. हमारे साथ कुछ एफपीओ के लोग भी जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे इंटरप्रेन्योर भी जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितेंद्र अवस्थी जी से, यदि वो मेरी आवाज सुन रहे हैं। जितेंद्र अवस्थी जी, अपना कुछ बताएंगे आप? या पवन द्विवेदी जी जालौन से हैं? Sir, I am Dr. Sohail from हाँ, ICR IGF. सुहेल जी, मैं भी आपको बुलाने वाला था। टेम्परेट जी, जी। रिजेक्ट उसके बारे में, आपके यहाँ जो सिचुएशन उसके बारे में, तो thank उसके you very पहले much, मैं sir. थोड़ा सा इन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, पवन द्विवेदी जी और जितेंद्र अवस्थी, यदि वो कुछ कहना चाहें। अवस्थी जी, ठीक है, आप बोलिए। सुहेल जी, हेलो। Sir, thank you very much for this lecture series. Well, I missed the first lecture, but I listened to this particular lecture. Sir, I want to know from the speaker, what is the possibility of hydroponic fodder production insofar as temperate areas are concerned? Because we don't have that much sunlight available throughout the year. I mean, the adequate sunshine hours like that. We have a prolonged winter season here of about 6 months. So what can be the scope of this hydroponic fodder production so far as temperate region is concerned? Yeah, thank you for your question, Dr. Suhail. See, as I mentioned in my previous, we don't concentrate on fodder as of now, but growing fodder is very easy. If you do indoors also, you can have multiple horizontal sticks, which is one over another layer, and they are. If you want to grow a little higher in height, then there are certain grow lights which are available. When you do growing in under grow lights and you do it indoors, the cost OPEX increases. So end of the day, what you have to see is that per kg of produce, how much is energy which you will be consuming, and will it be viable? But it is highly possible you can grow. Hydroponic fodder is now quite popular for the normal dairy industry. People consume it a lot. And yeah, if you connect offline, I will be able to share some references who are full-time into it. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. Thank you. Any question from participants? Dr. Jagdish Grover, Vinod Kumar, Dharwad se. Sir, any question? हाँ, पवन द्विवेदी, यस जी 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 बताइए। कोई मैं सभी बोलता हूँ, और मैं ये भी जानना चाह रहा था इस विषय में कि वैसे तो इस सब्जेक्ट से हो सकता है कि अलग हो ये विषय हमारा, लेकिन बुंदेलखंड चूंकि कई क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पिछड़ा हुआ है, और उसका मूल कारण उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है किसानों की, कि वो कैसे किसी तरीके से पैदावार को तो वो मेंटेन करते जा रहे हैं दिनों दिन, बट उसके जहाँ पर बात आती है विक्रय को लेकर, तो उसको लेकर बड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। और अंततः होता ये है कि कहीं ना कहीं उनको कम दामों पर किसी बिचौलिए को कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ता है। क्या कुछ ऐसा भी प्रावधान आप लोगों की तरफ से रखा गया है, या कोई इस तरीके के ट्रेनिंग या कोई इस तरीके का ग्रुप, जिससे कि किसानों को हम उनके विक्रय के संबंध में उनकी फसल को लेकर और कुछ इस तरीके से एक इजी प्लेटफॉर्म दे सकें? क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र प्राय कुछ लिटरेसी का भी अभाव रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनी रही कि जिससे किसान बहुत जागृत नहीं हो पाया इस चीज को लेकर कि वो कैसे अपनी जो भी फसल है उसका वो अधिक से अधिक मूल्य पा सकें, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर की बात कही जाए। तो मेरा एक पूरे जितने भी हमारे सम्मानीय विशेषज्ञ भी आए हुए हैं, किसान लोग भी हैं, कि हमारे किसान किस तरीके से एक इजी प्लेटफॉर्म, क्योंकि तमाम तरह की जो सरकारी औपचारिकताएं होती हैं, चाहे तमाम तरह की हमारी विधिक कार्रवाइयां हों,
इनसे वो पूरी तरीके से अपरिपक्व हैं और अपरिचित भी हैं। तो कुछ इस तरीके का क्या अगर कुछ प्रावधान हो तो कृपया बताएं। सर, जहां तक मैं बताऊं, जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का पर्पस है, किसान को या एंटरप्रेन्योर को जहां जिस चीज की जरूरत हो वहां से, चाहे शुरुआत से लेके या यदि आप कार्य कर रहे हैं तो बीच में भी कहीं जरूरत है, यदि मार्केटिंग की जरूरत है तो मार्केटिंग में क्या फंडामेंटल चीजें हैं, क्या जरूरत होगी, वो सब भी बताने का जिम्मा दिया गया है। तो जैसे कि मार्केटिंग में यदि आपको करना है, किस तरीके से पैकिंग होनी है, उस पर क्या लिखना है, और यदि आप एबीआई सेंटर आईसीआर के कई हैं उनसे जुड़ते हैं तो वो भी एक आपका सिंबल हो जाएगा कि इट इज सपोर्टेड बाय आईजीएफआरआई, सपोर्टेड बाय काफरी या सपोर्टेड बाय आईसीआर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया है, तो इसका मतलब कि कॉन्फिडेंटली आप उसको सेल कर रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर आपको विश्वास करेगा क्योंकि इट इज सपोर्टेड बाय समथिंग। जी सर, धन्यवाद। और मैं और जैसे यदि कोई जरूरत होगी तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा मानना सर ये भी है कि यदि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा आपने सजेस्ट किया कि जैसे बुंदेलखंड के लिए हम कोई एक ऐप डेवलप करें, तो उस ऐप में कंप्लीट जानकारी हो कि ये चीज यहाँ अवेलेबल है, ये चीज यहाँ अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, और वो लॉन्च करा जाए, तो इस तरीके से भी एक इनिशिएशन हो सकता है रीजन वाइज जिसमें हम बात कर रहे हैं। जी जी जी, जैसे सर जो है तमाम के जो हमारी सूक्ष्म इकाइयां हैं जो किसानों को सपोर्ट देती हैं, सरकार की तरफ से है, नेफिड है, एपीडा है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में ये विपणन बोर्ड वगैरह हैं। बट बात वही है कि जो इन्फॉर्मेशन के अभाव में, जैसे आपने कहा कि अगर हम इस तरीके का कोई या तो ऐप डेवलप करते हैं या कोई इस तरीके के विशेषज्ञों का एक ग्रुप है कि अगर किसान को समस्या आ रही है किसी भी तरीके की इस प्रोसेसिंग को करने में, तो वो उनको उसमें डायरेक्शन दे, मार्गदर्शन दे। क्योंकि जो अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में 7 जनपद आते हैं और हर जनपद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी फसल, ऐसी क्रॉप होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कम अधिक तापमान में और कम पानी में हो रही हैं। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे काफी चीजों का बड़ा हब तैयार हो रहा है, बस मार्केटिंग के अभाव में ये हर चीज की बड़ी परेशानी आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं थोड़ा अपने एक्सपर्ट से, जो हमारे डॉक्टर आरपी सिंह थे जो पहले एक्सपर्ट, उनके भी विचार लेना चाहूंगा ये हमारी पूरी सीरीज के ऊपर। इंजीनियर आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं अभी। रवि प्रताप जी। हाँ, तो मैं एक तो एक तो ये बोलूंगा कि जो प्रवीण शर्मा सर का प्रेजेंटेशन था बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत प्रैक्टिकल है। मेरे ख्याल से अगर हम लोग जैसी वो भी बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग हर जिले में एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट क्रिएट कर सके जिससे यंग लोग हैं जो जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो प्रॉपर गाइडेंस ले सकें और आगे बढ़ सकें, तो उसमें काफी बड़े स्तर पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दे विल बी एबल टू डेवलप देमसेल्व्स एज एंटरप्रेन्योर्स। और इसको सिर्फ हमको कॉस्ट से ही नहीं देखना है, क्योंकि कॉस्ट जो बताई शर्मा सर ने 15 करोड़ 3 करोड़ 65 लाख, वो काफी इंटिमिडेटिंग है। ऐसा लगता है कि अरे बहुत खर्चा होगा, लेकिन अगर काफी लोग जुड़ जाएं, अगर 15 लोग 10 लोग जुड़ के एक साथ काम करें, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी कर लें, तो उसको एज ग्रुप एंटरप्राइज ऑल्सो डेवलप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस IGFRI है या और भी दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, KVKs हैं, ICAR की और भी दूसरी यूनिट्स हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और overall it was a wonderful presentation. I also learned quite a lot, and it was useful, I think, for every one of us. So thank you Praveen Sharma sir. थैंक यू आरपी सिंह। मैं आखिरी में सर इनवाइट करता हूँ IITR इंस्टीट्यूट से डॉक्टर प्रसून वर्मा, यदि वो हैं,
तो वो अपने विचार रखे और अंत में डॉक्टर आरवी कुमार से कहूंगा कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क दें। प्रसून वर्मा जी। शायद वो सुन नहीं रहे हैं। डॉक्टर आरवी कुमार, प्लीज फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क सर। Dr. Arvi. Okay, then Amit Patil, please take the charge from me and complete this session. Okay, sir, thank you. Now, this is the time to give formal vote of thanks to our today's guest speakers. I would like to thank Engineer Ravi sir for his informative lecture on community-led range management revival and management in CPR setup. Thank you very much, sir, for giving us your precious time and elaborating the things related to how to revive the range management range lengths. And also I would like to thank Engineer Praveen Sharma sir for your very practical information about how to develop entrepreneurship related to hydroponics and aeroponics. Thank you very much, sir, for joining us today. And also I would like to thank all the participants, especially many scientists from many ICR institutes and also from state and central agricultural universities, and also many entrepreneurs also joined us. So thank you very much all the participants for joining us today in this evening. And also we would also expect from you all that in the coming time also in the every month we are organizing this lecture series. So every month we request you all to join again in the next month. Probably it will be on 16th or 18th of July. So please join that lectures also. Thank you very much to all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Sir, Thank you, sir. Praveen, sir. Okay, sir.